एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर का। एंड द टॉपिक नेम इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। लास्ट क्लास में हमने फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज प्लॉटिंग जो है वो डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको या तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या आता है सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम कहते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो ये क्या होता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते हैं कि एक ऐसा रेट होता है जो डिटरमाइन किया जा सकता है जहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो, इक्वल हो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के। ठीक है, ओके। सो यू कैन सी हियर कि जहाँ हमने पहले क्या बनाई, यहाँ पे हमने डिमांड बनाया, यहाँ पे सप्लाई कर्व बनाई। वेयर दे आर मीटिंग दैट इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको पता है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होते तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो हमने यहाँ पर लिया है वाई एक्सिस पे हमने लिया है क्या रेट, क्या रेट चल रहा है एक्सचेंज रेट का, और नीचे लिया क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है ना। तो हमने इसको डिटरमाइन किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेट आ गया इक्विलिब्रियम रेट जो हमने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर मार्केट के अंदर चल रहा है, और ये आगे हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। अगर बात कहता है कि अगर यहाँ पर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए डिमांड या सप्लाई के अंदर तो क्या होएगा, या फिर चेंज आ जाए, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, अभी सीखेंगे। ठीक है ना। तो मेनली आपको ये समझ आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और वहाँ से हम अपना फॉरेन एक्सचेंज का रेट और डिमांड और सप्लाई निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर चेंज हो जाए डिमांड के अंदर, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ पर इंक्रीज होएगी डिमांड तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी डोमेस्टिक करेंसी अपनी वैल्यू को लूज कर देती है और हमें पे करना पड़ता है ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, डोमेस्टिक करेंसी यानी कि आपकी इंडियन रुपीज़ क्या हो जाए अपनी वैल्यू को कम कर दे। यानी कि अगर मान लो $1 पहले मिल रहा था 70 रुपये का, ठीक है, 70 रुपीज़ का, लेकिन अब $1 जो है वो हमें मिल रहा है क्या, 50 रुपीज़ का। लूज कर गई ना वैल्यू, वैल्यू ने लूज कर दिया। हाँ जी, क्या ये सही है? अगर हमारी रुपीज़ की वैल्यू, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या वो डेप्रिसिएशन कहलाता है? जिन्होंने कहा कि ये सही है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट ले रहा था मैं। बात को सुनो, वो तो टेस्ट की बात अलग है। जब 70 से 80 रुपीज़ होएगा तब जाकर हमारी वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी ने अपनी वैल्यू को लूज कर दिया और हमें ज़्यादा पे करना पड़ा। वी हैव टू पे मोर। मतलब पहले अगर मेरे को $1 लेना था यूएस का तो मेरे को 70 रुपये देने पड़ रहे थे, लेकिन अब मेरे को $1 के लिए 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। हमारी वैल्यू ने करेंसी वो लूज कर दी अपनी डोमेस्टिक करेंसी ने वैल्यू को। तो इसलिए हमने क्या कहा कि रेट जो है वो बढ़ जाएंगे, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे आता है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या होएगा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जब हमने करा था, कि जब यहाँ पर इंक्रीज होता है डिमांड के अंदर और डिक्रीज होता है सप्लाई के, डिक्रीज होता है सप्लाई के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। और यहाँ पे अगर इंक्रीज हो जाए इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड तो यहाँ पर एप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि वैल्यू कम होएगी, जबकि हमारी जो करेंसी है यानी 70 रुपीज़ में मिल रहा था हमें पहले डॉलर, तो वो अब अगर हमें 80 रुपीज़ का मिल रहा था वो डेप्रिशिएट हो गया। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर 70 रुपये की थी और हम अब हमें वो ₹60 में मिल रहा है तो हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है कि अब हम कम रुपी पे करके हम ज़्यादा US डॉलर या फॉरेन करेंसी जो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड में कभी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी अपनी वैल्यू को गेन कर लेती है और हमें लेस पे करना पड़ता है। ड्यू टू दिस रेट विल फॉल, डोमेस्टिक करेंसी विल, क्या विल, डोमेस्टिक करेंसी विल राइज। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुई थी, फॉल हुई थी, डेप्रिशिएट हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, राइज की जगह आप लिख लो एप्रिशिएट।
क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। ठीक है, यानी इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर है चेंज इन सप्लाई का, सप्लाई के अंदर चेंज आ जाए। अगर यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी गेन करे अपनी वैल्यू को और वी हैव टू पे लेस, सेम चीज, रेट विल फॉल, डोमेस्टिक करेंसी विल अप्रिशिएट, इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। ठीक है, और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी अपनी वैल्यू को गेन कर लेगी, गेन कर लेगी या लूज कर देगी। डिक्रीज इन सप्लाई में तो लूज करेगी ना, यहाँ पे आएगा लूज कर लेगी, और वी हैव टू पे लेस, नहीं वी हैव टू पे मोर। ड्यू टू दिस रेट विल राइज, डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट, एक्सपोर्ट्स विल राइज। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आपको दिखा रखी है कि क्या कब होएगा। क्लियर है। आगे आता है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। व्हाई इज फॉरेन exchange demanded? That we will do in the next class beta, demand for foreign currency और why foreign exchange is demanded, and supply का भी same concept है कि supply जो है वो क्यों की जाती है foreign exchange की। So that we will do in the next class। मिलते हैं आपसे next class, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching this video everybody।